स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल में। कल हम लोगों ने वैद्युत रसायन पाठ में जो चालक की वैद्युत चालकता होती है, वैद्युत प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट चालकता होती है और उस पे भी विद्युत अपघटनी विलयनों में हमने तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के विषय में पढ़ा था, है ना। एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो विशिष्ट चालकता थी, विशिष्ट चालकता, इसी की जरूरत पड़ती है, इसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं तो 1/r इंटू L/A, इसे सेल नियतांक कहते हैं। L/A को सेल नियतांक कहते हैं, ये विशिष्ट चालकता कहलाती है। दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, इसे लैम्डा इक्विवेलेंट से प्रदर्शित करते हैं और ये विशिष्ट चालकता इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलता होता है। दूसरा पढ़ा था मोलर चालकता। मोलर चालकता, तो मोलर चालकता जो होता है इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं, ये भी विशिष्ट चालकता इंटू 1000 अपॉन मोलरता होता है, मोलरता। तो ये मुख्य फॉर्मूले हैं। इसका मात्रक हमने आपको बताया था ओम इनवर्स प्रति सेंटीमीटर। इसका मात्रक मैंने आपको बताया था ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट, और ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ओम इनवर्स जहां पे भी लिखा हुआ है उसकी जगह पे साइमेंस भी लिख सकते हैं, कैपिटल S। तो इसके बारे में हम लोगों ने कल विस्तृत रूप से चर्चा की थी, कुछ सवाल भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आज हम इसी चालकता, चलिए इसमें एक और बढ़ा लेते हैं, चालकता को C से प्रदर्शित करते हैं और ये 1/r होता है, इसी को ओम इनवर्स कहते हैं। तो इन सारी चीजों की जो हमने बातें की वैद्युत चालकता में, है ना, तो ये चालकता हो, चाहे विशिष्ट चालकता हो, चाहे तुल्यांकी चालकता हो, चाहे मोलर चालकता हो, ये जो है जब विद्युत अपघट्ट की बात करेंगे, वैद्युत अपघट्ट की जब हम बात करेंगे, विद्युत अपघट्ट की बात करेंगे तो विद्युत अपघट्ट के केस में ये चारों चीजों का मान आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर विद्युत अपघटनी विलयन में आयनों की संख्या ज्यादा है तो ये चालकता हो, चाहे विशिष्ट चालकता हो, चाहे तुल्यांकी चालकता हो या मोलर चालकता हो, इन चारों के मान नंबर ऑफ आयन बढ़ने से बढ़ जाता है। मतलब इन चारों का मान, अगर विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत अपघट्ट के आयनों की संख्या बढ़ेगी तो इन चारों के मान भी बढ़ेंगे, और अगर आयनों की संख्या घटेगी तो इन चारों के मान घटेंगे। क्योंकि ये चारों क्या है, ये चारों आपकी चालन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं कि चालन क्षमता कितनी है। और चालन क्षमता, चालन का काम कौन करता है, चालन का मतलब क्या है, चालन का मतलब है कि विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो विद्युत धारा को एक जगह पर से दूसरी जगह पर कौन ले जाएगा, आयन ले जाएंगे। जितने ज्यादा आयन होंगे उतना ज्यादा वैद्युत धारा का संचरण होगा। तो इसीलिए चाहे चालकता हो, चाहे विशिष्ट चालकता हो, चाहे तुल्यांकी चालकता हो, चाहे मोलर चालकता हो, इन चारों के जो मान हैं ये निर्भर करते हैं कि विद्युत अपघट्ट में आयन कितने हैं, आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। भाई आपने इसकी परिभाषा दोनों की, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा में ही मैंने लिखाया है कि जितने भी इसमें 1 मोल विद्युत अपघट्ट और इसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट से जितने आयन उत्पन्न होंगे उन आयनों की टोटल कुल चालन क्षमता को ही हम लोग विद्युत तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता कहते हैं। अगर 1 मोल लिया है तो मोलर चालकता हो जाएगा और 1 ग्राम तुल्यांक लिया है तो तुल्यांकी चालकता हो जाएगा। तो ये कल ही हमने समझ लिया था
तो आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, ये चारों चीजों के मान उतने ज्यादा होंगे। अब आप आयनों की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं विलयन में, इस पर फोकस करना है। तो हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है आज, वो पढ़ना है कि चालकता, या इसमें से कोई भी दो, सभी ले सकते हो, है ना, हम दो ले रहे हैं। मोलर चालकता की विलयन की सांद्रता पर निर्भरता, कि विलयन की सांद्रता पर ये किस तरह से निर्भर करते हैं। सीधी बात समझो कि कोई विद्युत अपघट्य आपने लिया, उसको आपने जल में विलीन किया। विलयन अगर सांद्र है, विलयन अगर आपका सांद्र विलयन बनाया, तो सांद्र विलयन में आयनित तो होगा, लेकिन देखिए जो आपके विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो इन दोनों में चालकता को अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा कि प्रबल विद्युत अपघट्य में चालकता पे कैसे फर्क पड़ता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य में चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम सांद्रता को बढ़ाएं या घटाएं, सांद्रता बढ़ाने का मतलब कि कंसंट्रेट करेंगे, मतलब कि जो विलयन बनाया है आपने उसमें और ज्यादा विद्युत अपघट्य को विलीन करेंगे। लेकिन हमें सांद्रता बढ़ानी नहीं है, हमें सांद्रता घटानी है, मतलब कि पानी मिलाना है विलयन में और विलयन को तनु करना है। ठीक, तो प्रबल विद्युत अपघट्य की पहले बात कर लें। प्रबल विद्युत अपघट्य, अगर आप प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं तो क्या होता है। देखिए, प्रबल विद्युत अपघट्य लिया और मान लीजिए कि विलयन सांद्र है, सांद्र विलयन है। सांद्र विलयन मतलब ज्यादा मात्रा में विद्युत अपघट्य को, भाई 1 लीटर पानी लिया आपने, है ना, उसमें ज्यादा मात्रा में आपने विद्युत अपघट्य को विलीन किया, तो विलयन सांद्र होगा। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य है तो पूर्ण आयनन होगा, पूर्ण आयनन होगा, परंतु आयनों के मध्य दूरी कम होने की वजह से मोलर चालकता अपने अधिकतम मान पर नहीं होगी। भाई देखिए, मान लिया कि भाई प्रबल विद्युत अपघट्य तो आयनन तो पूरा हो जाएगा, पूरा जितना आपने विलीन किया पानी में सबके सब आयनित हो जाएंगे। लेकिन जो विलयन सांद्र है तो जो धनायन है, जो ऋणायन है, उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होगी। मतलब कि आयन मुक्त तो होंगे, लेकिन पूरी तरह से हम कह लें कि पूरी तरह से मुक्त नहीं होंगे, थोड़ा बहुत आकर्षण बल से बंधे होंगे। तो चालकता का मान अधिक तो होगा, लेकिन अपने अधिकतम मान पर नहीं होगा। अब यदि विलयन को जल मिलाकर तनु किया जाए या सांद्रता घटाई जाए तो विद्युत
अपघट्य की मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। भाई आपने जल मिलाया, ये थोड़ा बहुत आकर्षण बल से बंधे हुए थे आयन, वो भी मुक्त होने लगे, है ना। जल मिलाने पर आयतन बढ़ा, आयन दूर दूर जाने लगे। जब दूर दूर जाने लगे तो जाहिर सी बात है कि उसके आयन जो है वो और ज्यादा मुक्त होने लगे, और मुक्त होने लगे तो विद्युत धारा का स्वतंत्रता पूर्वक संचरण करने लगेंगे, तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। लेकिन ये हमेशा जल मिलाने पर बढ़ता नहीं जाएगा, है ना। और तनु कर दीजिए और थोड़ा बढ़ जाएगा, और तनु कर दीजिए और थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन हमेशा बढ़ेगा नहीं। कभी न कभी एक स्थिति ऐसी आएगी कि मोलर चालकता अपने सीमांत मान तक पहुंच जाएगी। तनुता बढ़ाते रहने पर एक स्थिति अवश्य आएगी जब मोलर चालकता अपने सीमांत मान तक पहुंच जाएगी और अब विलयन को और तनु करने पर इसका मान नहीं बढ़ेगा। तो मोलर चालकता के इस सीमांत मान को अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। और इसका मान जो है डाइब, हकल एंड ऑनसेगर समीकरण से दिया जाता है कि मोलर चालकता किसी सांद्रता पर ये बराबर होती है मोलर चालकता अनंत तनुता पर। इसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता को लेम्डा एम इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। इनफाइनाइट से -a√c, ये है डाइब, हकल, ऑनसेगर समीकरण। ठीक। और इस समीकरण के आधार पर जब आपका ग्राफ प्लॉट किया जाता है प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए, किसमें, लेम्डा एम और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन में, तो केसीएल के लिए ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। इस तरह के बिंदु मिलते हैं और इनको आप मिलाएंगे तो सीधी रेखा मिलेगी। इस सीधी रेखा को पीछे अगर हम बढ़ाएं तो यहां पे जाके मिल जाएगी। मतलब इसके बाद मोलर चालकता का मान नहीं बढ़ रहा है, तो ये मोलर चालकता अनंत तनुता पर होगा। मतलब कि ये केसीएल विलयन के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए। अब समझिए दुर्बल विद्युत अपघट्ट। दुर्बल विद्युत अपघट्ट, इसको ऐसे समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट कौन होते हैं? जिनको जल में विलीन करने पर वो आंशिक रूप से आयनित होते हैं। आंशिक रूप से आयनित होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आंशिक आयनन होता है। ठीक।
तो एक आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें एक एसिटिक अम्ल मान लिया, दुर्बल विद्युत अपघट्ट मिलाया, उसका आंशिक रूप से आयनन हुआ। अब उसमें आपने और वाटर मिलाया, मतलब सर विलयन को और तनु कर दिया, तो थोड़ा सा और आयनित हो गया, विलयन को और तनु कर दिया, थोड़ा सा और आयनित हो गया। सबसे बड़ी समस्या की बात है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है उसको जब आप जल में विलीन करते हैं तो वो आंशिक रूप से तो आयनित होता ही है, लेकिन जो आयन बनते हैं वो जुड़ करके वापस अवयोजित अणुओं में परिवर्तित होने लगते हैं। मतलब अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, मतलब आयनन भी होता है और ये जुड़ते भी रहते हैं। जितना पानी मिलाओगे उतना आयनन होगा, फिर जुड़ते रहेंगे, आयनन होगा, जुड़ते रहेंगे, एक साम्य अवस्था स्थापित रहेगी। तो इसके लिए क्या होगा कि जैसे इसका हमने प्रबल विद्युत अपघट्ट लिया, तो प्रबल विद्युत अपघट्ट में क्या देखा हमने कि अगर तनुता बढ़ाई हमने, सांद्रता घटाई, तो उसके लेमडा एम का मान लगातार बढ़ता रहा। लेकिन जब सभी मुक्त हो जाएंगे, सभी आयन मुक्त हो जाएंगे, तो वो उसके लेमडा एम का मान सीमांत मान तक पहुंच जाएगा, जिसे हम कहेंगे लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये हम ग्राफ से सीधे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट में ये आयनन की मात्रा कभी बंद ही नहीं हो रही है। मतलब जितना हम पानी मिलाते जाएंगे उतना वो आयनित होता जाएगा, फिर आयन बनाएगा, फिर वो जुड़ करके वापस रिवर्स हो जाएगा। तो हर बार आयनन की मात्रा जितना पानी मिलाते जाओगे बढ़ती जाएगी, और ये हम इसके सीमांत मान तक नहीं पहुंच सकते। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। इसके ग्राफ में जैसे एसिटिक अम्ल का ग्राफ आप बनाएं, तो एसिटिक अम्ल का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये इसको मिलाएं पॉइंट को सारे, तो ये कहां चला जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है। ये कभी ग्राफ को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, ये एसिटिक अम्ल के लिए। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के जो है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता का परिकलन हम ग्राफ से भी नहीं कर सकते। तो समस्या थी कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट का, इसका मतलब जो मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो हम प्राप्त अगर नहीं कर सकते तो क्या कभी प्राप्त ही नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल प्राप्त होगा। और इसी के लिए एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कोलरॉश। कोलरॉश ने एक नियम दिया जिसे कहते हैं कोलरॉश का नियम, और उससे उन्होंने दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता अनंत तनुता पर ज्ञात करी। तो देखिए कोलरॉश लॉ क्या है, KOHLRAUSCH, कोलरॉश लॉ या कोलरॉश का नियम। इन्होंने एक चीज पता करी कि जैसे अगर आपने NaCl और NaBr इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता आपने निकाली, तो इन्होंने देखा कि इसकी जो भी मोलर चालकता होगी उसमें सोडियम आयन जितना कंट्रीब्यूट यहां करेगा उतना ही सोडियम आयन कंट्रीब्यूट यहां करेगा। जितना क्लोराइड आयन यहां पे कंट्रीब्यूट करेगा, अगर आप KCl लेंगे तो KCl में भी क्लोराइड आयन उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। जैसे अगर मान लो कि Na+ की मोलर अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो है A है और क्लोरीन की B है, तो यहां भी इसकी A और इसकी C रहेगी। अब यहां देखें पोटेशियम की मान लीजिए D है, तो क्लोराइड की वही रहेगी जो यहां पे थी B। मतलब कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता
उसके आयनन से उत्पन्न आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उससे उत्पन्न आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। जैसे कहने का मतलब कि अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता आपने लिखी, तो ये होगा अनंत तनुता पर सोडियम आयन की मोलर चालकता प्लस अनंत तनुता पर क्लोराइड आयन की मोलर चालकता। जैसे बेरियम क्लोराइड, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। बेरियम क्लोराइड लेंगे BaCl2 फॉर्मूला होता है, तो इसका होगा अनंत तनुता पर बेरियम आयन की मोलर चालकता धन 2 गुणे अनंत तनुता पर क्लोराइड आयन की मोलर चालकता, क्योंकि 2 क्लोरीन है इसके फॉर्मूला में, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ऐसे दुर्बल विद्युत अपघट्यों का भी होगा। तो हम प्रबल विद्युत अपघट्यों के अनंत तनुता पर मोलर चालकता की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान निकालते हैं कोलरॉश नियम की सहायता से। तो इसके अनुप्रयोग से समझते हैं। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या है इसके? तो पहला है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का परिकलन, मतलब कैलकुलेशन। इसके लिए एक सवाल लेते हैं, सवाल से समझते हैं, उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है लैम्डा इन्फिनाइट, लैम्डा m इन्फिनाइट NaCl का, HCl का और CH3COONa का ये दिया है। ये 126, 426 और 90 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है ना। ये 3 प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। इनकी मोलर चालकता अनंत तनुता पर दी गई है। तो अनंत तनुता पर CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करिए। देखें, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखें, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl का मतलब क्या है? लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। आयनों की तनुता, आयनों की मोलर चालकता अनंत तनुता पर यह दिया है 126। दूसरा दिया है HCl के बारे में। तो HCl में क्या होगा? H प्लस आयन की मोलर चालकता और Cl माइनस आयन की मोलर चालकता, ये 426 दिया है। और दिया है CH3COONa। ये इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा CH3COO माइनस और Na प्लस। ये कितना दिया है? ये 90 दिया है। और हमें निकालना है एसिटिक अम्ल के लिए। तो एसिटिक अम्ल से क्या मिलेगा? आयन कौन कौन से मिलेंगे? एसिटिक अम्ल से जो आयन मिलेंगे
एसीटेट आयन मिलेंगे और H+ आयन मिलेंगे। तो हमें ये 2 आयन चाहिए, इस बात पे गौर करिएगा, ये 2 आयन हम लोगों को चाहिए। तो अब देखो, जिनके मोलर चालकता दे रखी हैं उनमें इन दोनों आयन को ढूंढिए। एक तो ये वाले में है, ये वाला एसीटेट आयन मिल गया, और कौन चाहिए? H+ आयन, ऊपर वाले में H+ आयन है। तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। तो 2 और 3 को जोड़ दीजिए, 2 + 3 जोड़ देते हैं। तो लैम्डा इनफाइनाइट HCl + लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO Na, इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा लैम्डा इनफाइनाइट H+ + लैम्डा इनफाइनाइट Cl- प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO- प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na+। हमको ये वाला आयन चाहिए और ये वाला आयन चाहिए, इन दोनों को हटाना है। किसको किसको हटाना है? Na+ को हटाना है, Cl- को हटाना है। तो समीकरण नंबर 1 को घटा दें, है ना? तो इसको जोड़ने के बाद समीकरण नंबर 1 को घटा दीजिए। तो घटाने पे मतलब कि ये हो गया माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। तो यहां पे माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Na+ माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-। तो ये देखिए, ये माइनस में है दोनों, प्लस माइनस कट जाएगा। तो इनके मान रख दीजिए 426 और 90 जोड़ देना है और इसको घटा देना है 126 को। तो ये आ जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट। अब क्या बचा? देखिए, H+ बचा और एसीटेट आयन बचा, तो CH3COOH। मतलब जो मान आपको दिए हैं उन्हीं को एडजस्ट करके आपको निकालना है ना? तो 426 में से 126 घटाओ, सीधे से घटा दीजिए, 390 आ जाएगा। तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH का मान होगा 390 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो ये मान इसका आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से दुर्बल विद्युत अपघट्यों को प्रबल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की सहायता से इनकी मोलर चालकता हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे दूसरे एप्लीकेशन में। पहले दूसरा एप्लीकेशन समझ ले। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? यहां पे दुर्बल विद्युत अपघट्यों की बात हो रही है और आयनिक साम्यावस्था में क्लास 11th में हमने दुर्बल विद्युत अपघट्यों के बारे में ही पढ़ा है। आयनिक साम्यावस्था दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर ही लागू होती है। बोलो सही है? आयनिक साम्यावस्था किस पे लागू होती है? दुर्बल विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर, क्योंकि वो पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, और जो आयन बनते हैं वो वापस जुड़कर अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल में परिवर्तित होना चाहते हैं। मतलब अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी, उत्क्रमणीय होगी तो थोड़ी देर बाद साम्यावस्था स्थापित होगी। इसी को हम कहते हैं आयनिक साम्यावस्था। तो आयनिक साम्यावस्था है तो जाहिर सी बात है कि जब आयनन पूर्ण रूप से नहीं होता तो हमें निकालनी पड़ती है वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा। वियोजन की मात्रा, भाई पूरी तरह से वियोजित हुआ नहीं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और अल्फा का मान होता है वियोजित अणुओं की संख्या वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। तो कुल, भाई जब आपकी जो सांद्रता अनंत हो जाएगी, तनुता अनंत हो जाएगी, अनंत तनुता पर मोलर चालकता जब आएगी तो उस पे सभी आयनित हो जाएंगे, तो सभी कुल आयनन हो जाएगा, तो कुल अणुओं की संख्या मिल जाएगी। तो इस फॉर्म में एक निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता,
ये अल्फा का मान इससे हम लोग निकाल लेते हैं। और ज्यादातर आपसे दूसरी चीज पूछेगा, वियोजन स्थिरांक, वियोजन की मात्रा के बाद वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक अगर अम्ल है तो Ka होगा और क्षार है तो Kb होगा, Ka और Kb, है ना। ये क्या होता है, ये C अल्फा स्क्वायर होता है। C मतलब सांद्रता, अल्फा स्क्वायर, ये भी C अल्फा स्क्वायर, अल्फा ऊपर से निकल आएगा। तो वियोजन की मात्रा, दूसरा इसका अनुप्रयोग है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक की गणना करने में, वियोजन की मात्रा को कैसे गणना की जाए और वियोजन स्थिरांक की गणना कैसे की जाए। तो इसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता है कोलरॉश के नियम का। कोलरॉश के नियम से देखिए अल्फा का मान निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो जैसे एक सवाल लेते हैं, सवाल से ही समझ में आएगा, लेमडा एम इनफाइनाइट फॉर अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, इनके मान दिए हैं 129, 217 और 109 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो पहली चीज आपको निकालनी है लेमडा एम इनफाइनाइट फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वैसे निकलेगा जैसे पीछे निकाला था। दूसरी चीज आपको निकालनी है कि यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के m/100 विलियन की मोलर चालकता, m/100 विलियन की मोलर चालकता 9.93 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल हो तो वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक की गणना करो। मतलब इस सवाल में तीन चीजों की गणना करनी है। पहला तो ये चीज, दूसरा अल्फा, तीसरा क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो Kb का मान निकालना है। तो पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मान निकालने, अनंत तनुता पर मोलर चालकता अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो इसके लिए क्या चाहिए, अमोनियम आयन चाहिए और क्या चाहिए, हाइड्रोक्साइड इसमें है। तो इन दोनों को जोड़ दें। इससे क्या होगा कि Na+Cl- बढ़ेगा तो NaCl को घटा दें, है ना। ये देखें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर होगा अनंत तनुता पर अमोनियम क्लोराइड की मोलर चालकता धन अनंत तनुता पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता। इन दोनों को जोड़ देंगे और माइनस अनंत तनुता पर सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता। देखो NH4+Cl- प्लस Na प्लस OH माइनस Na प्लस Cl- तो Na+Cl- कट जाएगा, अमोनियम का आयन बचेगा और हाइड्रोक्सिल आयन बचेगा। तो इनको रख लीजिए। अमोनियम क्लोराइड का मान कितना दिया है, 129 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मान 217 माइनस 109। इसको ऐड कर लेते हैं। $346,109 है ना, और ये हो जाएगा 237 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल।
तो ये आ गया अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान। अब आगे सवाल में क्या कर रहा है, यदि अमोनियम, उसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सांद्रता इतनी है कि इस विलयन की मोलर चालकता दिए, यानी कि लैम्डा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक निश्चित सांद्रता पर दिया है, आपको इसका मान 9.93 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, तो अल्फा का मान आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत चालकता पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो ये हो जाएगा 9.93 अपॉन 237। इस मान को कैलकुलेट कर लें, ये मान अल्फा का मान हो गया। मैं इसको यहीं छोड़ दे रहा हूं, इसको आप इतना डिवाइड करना है, डिवाइड करके देख लें, ये अल्फा का मान हो गया। अब आपको निकालना है केबी, तो ये सी अल्फा स्क्वायर, सी का मान देखें सवाल में ही दिया है 1/100, तो 1/100 इंटू 9.93 अपॉन 237, स्क्वायर है तो 9.93 अपॉन 237, तो ये सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा केबी का मान। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। तो इस तरह से कोलरॉश नियम का प्रयोग करके जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, और क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो उसके वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है। तो वियोजन की मात्रा फॉर्मूला बताया मैंने, निश्चित सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर उसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ये हो गया अल्फा का मान। और अगर अम्ल है तो Ka का मान निकालेंगे सी अल्फा स्क्वायर, और अगर क्षार है तो Kb का मान निकालेंगे, है ना, वो भी सी अल्फा स्क्वायर। अम्ल के लिए अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka और क्षार के लिए क्षार का वियोजन स्थिरांक Kb। केवल Ka Kb सिंबल अलग अलग है बस, लेकिन तरीका वही है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आशा है सबको समझ में आया होगा। ये चैप्टर आपका जिसका नाम था वैद्युत रसायन, ये हमने अब खत्म कर लिया है। इसमें थोड़ा सा चीजें और हैं जो आपको अगर चाहें तो खुद कर लें, है ना। बैटरियों के बारे में, बैटरी किसे कहते हैं, प्राइमरी बैटरी क्या है, सेकेंडरी बैटरी क्या है। प्राइमरी बैटरी वो होती है जिसको हम बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे आप किसी जैसे दीवार पर टंगी हुई घड़ी में या रिमोट में जो सेल लगाते हो छोटा वाला, वो ड्राई सेल है। तो ड्राई सेल एक तरह की प्राइमरी बैटरी है, क्योंकि उसको एक बार इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं, उसका फिर इस्तेमाल हम दोबारा नहीं कर सकते, उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। उसके अलावा सेकेंडरी बैटरी होती हैं। सेकेंडरी बैटरी वो होती हैं जिन्हें हम बार बार चार्ज करते हैं, है ना। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, जो ऑटोमोबाइल्स में बैटरी लगती है 12 वोल्ट की बैटरी, है ना, उसमें लेड स्टोरेज बैटरी यूज किया जाता है, निकल कैडमियम बैटरी यूज किया जाता है। ये सब सेकेंडरी सेल हैं जिनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। इनको रिचार्ज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो सेल अभिक्रिया है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो सेल अभिक्रियाओं को रिवर्स कर सकते हैं, इसलिए इसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। हम आपको बुक में ही इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जनरल आइडिया दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। वैसे भी आपके जो लेटेस्ट इस साल के सिलेबस में ये चीजें कट गई हैं, ये इन चीजों के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। बुक से ही मेंशन कर दे रहा हूं मैं। ये देखिए, एक ये ड्राई सेल का फिगर दिया हुआ है। ड्राई सेल कार्बन की रॉड होती है ना, और जिंक कंटेनर होता है जो एनोड का काम करता है ना। इसकी सेल अभिक्रिया देखें, एनोड पर जिंक आयनों में परिवर्तित होता है क्योंकि जिंक का कंटेनर एनोड है, और कैथोड पर यह अभिक्रिया होती है
है ना, जिससे अमोनिया गैस बनती है जो जिंक से अभिक्रिया करके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल वर्क करता है। इसे अब कहेंगे ड्राई सेल, है ना। एल्कलाइन ड्राई सेल होता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, है ना। और बटन सेल जो मरकरी सेल है ना, जो आपके रिस्ट वॉच में इस्तेमाल किया जाता है, कैलकुलेटर में इस्तेमाल किया जाता है, सालों साल तक चलते हैं, खराब नहीं होते जल्दी से, है ना। सिल्वर ऑक्साइड सेल है। तो इस तरह से ये प्राइमरी बैटरी है। जो सेकेंडरी बैटरी में लेड एसिड संचायक बैटरी या सीसा संचायक बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं इंग्लिश में इसको, है ना। ये ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होती हैं। और एक ये लेड स्टोरेज बैटरी है, जैसे कार वार में जो 12 वोल्ट की लेड स्टोरेज बैटरी होती है ना। इसमें देखें, इसमें जो है 2-2 वोल्ट की 6 बैटरी मिला के बनाई जाती हैं। ठीक, और इसमें जो है सभी सेल एक साथ एक कठोर रबड़ की प्लास्टिक के केस में पैक होते हैं। बैटरी का प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का होता है। प्रत्येक सेल का सरंध्र लेड धातु एनोड और लेड डाई ऑक्साइड विलेपित लेड कैथोड होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का 37% विलयन जो है विद्युत अपघट्ट का काम करता है। इसमें एनोड की अभिक्रिया लेड सल्फेट आयनों के साथ लेड सल्फेट बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है लेड डाइऑक्साइड H+ आयन विद्युत अपघट्ट से और सल्फेट आयन लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लेड सल्फेट बनाता है। तो ये सेल अभिक्रिया है, और जब इसको रिचार्ज करते हैं तो ये सेल अभिक्रिया रिवर्स हो जाती है ना। इसीलिए इन बैटरीज को हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी में ये सेल पे अभिक्रियाएं हैं, और इसका वोल्टेज जो होता है 1.4 वोल्ट होता है ना। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिए, ये सब में कुछ खास नहीं है। फ्यूल सेल, ईंधन सेल, फ्यूल सेल जो है एक तरह से जो फ्यूल गैसेज है, जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन है, इन सब के कंबशन से, इन सब के दहन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, दहन जब भी करते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो जो सेल इस ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे ईंधन सेल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको आप देख लीजिएगा, वही कंसेप्ट है, बिल्कुल सब कुछ वही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में डिटेल में नीचे दिया हुआ है। एनोड पर यह अभिक्रिया होती है, कैथोड पर यह अभिक्रिया होती है, दोनों को मिला देंगे सेल अभिक्रिया हो जाएगी। ये बड़ा बहुत ही इफेक्टिव सेल होता है ना। और फिर कोरोजन के बारे में है, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ लीजिए। कोरोजन मतलब कि जो जंग लग जाती है लोहे में, तो कई धातुओं में जंग लग जाती है, तो उसके बारे में है। तो ये आप अपने से डिस्कस कर लें, ये चैप्टर इतना ही है ना। तो इस चैप्टर के बाद अब हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे, इसी फिजिकल केमिस्ट्री में ही एक अगला जो चैप्टर है वो है रासायनिक बलगतिकी। तो उसको अब अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से समझें। अगर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जो बैटरीज के बारे में मैंने पढ़ने को कहा है उसको भी आप पढ़िए। अगर उसमें भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा उसको। कॉपी पेन लेकर के पेज पे समझा के एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सब पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बुक आप सबके पास है तो उसको पढ़िए, समझिए। वैसे भी इस साल के सिलेबस में ये चीज़ कट गई है ना, ये आपके सिलेबस में है नहीं, है ना। तब तक के लिए इसको ध्यान से समझें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।